Good morning, everyone. Good morning and welcome to the session. So, continuing our discussion from where we left in the last class. Good morning, everyone. Good morning. Yeah. Continuing our discussion from where we left in the last class. ठीक है? आइए. तो बेसिकली लास्ट क्लास में मैंने आपको इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के अलग अलग फॉर्मेट के बारे में बताया था. उसका एक आइडिया दिया था कि कैसे कैसे आप अगर इक्वेशन दिया रहे तो उससे स्ट्रेट लाइन कैसा दिखेगा, उसका रिप्रेजेंटेशन, जिससे जो कि डायग्राम टाइप के क्वेश्चंस आते हैं. और दूसरा मैंने आपको बताया था कि अगर यू नो अगर फॉर एग्जांपल ग्राफ दे दिया हो और उस ग्राफ में कुछ पॉइंट्स दे दिया हो, एंगल दे दिया हो, इंटरसेप्ट दे दिया हो, कोऑर्डिनेट दे दिया हो, तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कैसे निकालेंगे, ये मैंने बताया था. तो कल हमने बेसिक ऑफ कोऑर्डिनेट्स के बारे में थोड़ा बहुत समझा था, ठीक है ना. और जितना मैंने बताया उतने की समझ आपको होनी चाहिए. यू वुड नॉट फेस एनी इश्यूज, राइट. उससे ज्यादा आपको समझने की जरूरत नहीं है. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब उसके बाद लेट्स कोऑर्डिनेट के बाद लेट्स टॉक अबाउट अ स्मॉल कॉन्सेप्ट ऑफ बाइनोमियल थ्योरम. ये भी बहुत काम आता है. मैं आपको बताता हूँ ये कहाँ पे काम आता है. आपने ये देखा होगा बाइनोमियल थ्योरम का एप्लीकेशन टाइम पीरियड वाले सवालों में. टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी जो फॉर्मूला होता है, अगर आपको याद होगा, राइट. मैं एग्जांपल दूंगा बिकॉज आपको सब कुछ पता है. टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी. तो अगर मैंने आपको बोला कि मान लो आप ऐसे जगह पे चले गए जहाँ पे ग्रेविटेशन जो है वो 15% से कम हो गई, या 2% से कम हो गई, या 2% से ज्यादा हो गई, तो बताओ व्हाट इज द इफेक्ट ऑन टाइम पीरियड. मान लो जो आपका पेंडुलम है वो पेंडुलम एक मेटालिक रॉड से बना हुआ है, ठीक है, और वो मेटालिक रॉड एक्सपैंड करता है. तो मान लो टेम्परेचर जो है वो 10% से या 5% से बढ़ गया, तो बताओ टाइम पीरियड के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा. ऐसे क्वेश्चंस आपको याद है. तो ऐसे क्वेश्चंस में अगर आपने फॉर्मूला रटा हुआ है तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि वहां पे बाइनोमियल थ्योरम का यूज है. तो आपको अगर ये बेसिक मैथ समझ में आती है तो कोई भी ऐसा टिपिकल सिचुएशन आ गया तो आप वहां पे अकल लगा सकते हो कि यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम लगेगा या नहीं लगेगा. ठीक है. तो ये बाइनोमियल थ्योरम होता क्या है. बहुत सिंपल सी बात है, सुनिए ध्यान से. बाइनोमियल थ्योरम जितना अपने को चाहिए वो है 1 + - x⁴n. ये अप्रोक्सीमेटली होता है 1 ± nx के बराबर. पर इसके लिए x हैज टू बी वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू 1. When I say x is very very small as compared to 1, कितना स्मॉल, ये एक सवाल आता है बच्चे के मन में. कितना स्मॉल, 1 के कंपैरिजन में कितना स्मॉल. तो इसका आंसर है 1 के कंपैरिजन में 1 का यू नो 5% और लोअर. ठीक है. ये एक रफ कट आइडिया है. 1 का 5% और लोअर जो वैल्यू रहेगी, जो x है, x जो है वो 1 का 5% या लोअर रहेगी. और तब अगर हम ये फॉर्मूला लगाते हैं तो हमारा रिजल्ट जो है वो बहुत हद तक सही होगा. ठीक है. देखो इसे कुछ एग्जांपल मैं कराता हूँ. आपके पास कैलकुलेटर होगा, आप कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हो. समझे बात. तो 1 ± x⁴n विल बी अप्रोक्सीमेटली विल बी इक्वल टू 1 ± nx. लेकिन ये कब होगा वैलिड, जब x इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू 1. स्मॉल मतलब कितना स्मॉल, 5% और लोअर. ऐसा सेफ मार्जिन लेके चलो, 5% और लोअर. ठीक है. अब ऐसा मत बोलना कि सर 10% में हम लगा नहीं सकते क्या. 10% में आप लगा सकते हो, लेकिन जो आपकी एक्यूरेसी होगी वो उतनी नहीं होगी. तो जनरली हम बोलते हैं कि 5% या लोअर अगर हो तो आप बाइनोमियल थ्योरम के ये जो कॉन्सेप्ट है इसको आप अप्लाई कर सकते हो. देखो इसका फायदा क्या होगा. सपोज इफ आई टेल यू, अच्छा यहाँ पे एक और बात, जो n है, n कैन बी पॉजिटिव, n कैन बी नेगेटिव और फ्रैक्शन, कुछ भी. पॉजिटिव, नेगेटिव, फ्रैक्शन, इंटीजर, कुछ भी हो सकता है. ये लिखें इसको अच्छे से. n कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, फ्रैक्शन, इंटीजर, कुछ भी हो सकता है. ठीक है. ऐसा नहीं है कि इसको सिर्फ नंबर होना है. इट कैन बी मतलब इंटीजर होना है. पॉजिटिव, नेगेटिव, फ्रैक्शन, इंटीजर, कुछ भी हो सकता है. ठीक है. अब देखिए यहाँ से, सपोज वी आर हैविंग 1.05 का होल स्क्वायर. ठीक है. 1.05 का होल स्क्वायर ये मुझे कैलकुलेट करना है. ठीक है. एग्जांपल दे रहा हूँ. तो 1.05 अगर है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 + 0.05 का होल स्क्वायर. अब देखो ये 0.05 जो है, चेक करो 0.05 जो है, क्या ये 5% ऑफ 1 है. क्या ये 5% ऑफ 1 है एवरीवन. 5% ऑफ 1 है. 5% ऑफ 1 इज 0.05.
इसका मतलब ये जो नंबर है ये 5% या लोअर उस कैटेगरी में गिर रहा है। तो क्या हम यहाँ पे बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। तो आप इसका रिजल्ट लिखोगे 1 + 2 × 0.05 1 + 2 × 0.05. So you'll get your result as 1 + 2 × 0.05 is 0.1. तो विच इज लाइक 1.1। क्या क्लैरिटी है? ये आपका रिजल्ट आएगा। आप एक बार कैलकुलेटर यूज करें और कैलकुलेटर यूज करके 1.05 का वैल्यू 1.05 होल स्क्वायर का वैल्यू फ्रॉम कैलकुलेटर क्या आ रहा है बोलिए। कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू क्या आ रही है बोलिए जल्दी, क्विकली फास्ट। 1.05 होल स्क्वायर कैलकुलेटर से क्या आ रहा है बोलिए जल्दी। कैलकुलेटर से कितना आ रहा है बोलिए। कैलकुलेटर से जो डेसिमल प्लेस तक आ रहा है सब बताइए, कम से कम 3-4 डेसिमल प्लेस तक बताइए जल्दी फास्ट। कैलकुलेटर यूज कीजिए। 1.1025। देखो क्या हमारा आंसर अप्रोक्सीमेटली मैच कर रहा है? एटलीस्ट फर्स्ट डेसिमल 2 डेसिमल प्लेस तक मैच कर रहा है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये है बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन का यूसेज। जितना छोटा होगा उतना ज्यादा एक्यूरेसी बढ़ेगी। देखो जितना छोटा मतलब अगर अगर सर 1% हो जाए तो एक्यूरेसी बढ़ जाएगी क्या? देखो सपोज इफ आई गिव यू 1.001 का होल स्क्वायर, होल क्यूब देता हूं मैं, आपको अच्छा लगेगा। ध्यान से देखो यहाँ पे इसको मैं लिख सकता हूँ 1 + 0.001 का होल क्यूब। लुक एट दिस 0.001, ये कितना है? क्या ये हो जाएगा 1/100 ऑफ 1? क्या ये 1% ऑफ 1 है? नहीं, ये 1/1000 ऑफ 1 है। चेक करो, पॉइंट डालो, पॉइंट डालोगे फिर 001। क्या ये 1/1000 ऑफ 1 है? 1/1000 मतलब क्या? इट इज 0.1% ऑफ 1। क्या ये सब बातें समझ पा रहे हो एवरीवन? इट इज 0.1% ऑफ 1। तो मैंने बोला था 5% से कम, तो ये तो 0.1% है, तो बहुत कम है, 5% से बहुत कम है। तो क्या मैं इसका रिजल्ट लिख सकता हूँ 1 + 3 × 0.001 which is 1 + 0.003 which is 1.003। ठीक है, अब कैलकुलेटर से चेक करो तो 1.001 का होल क्यूब फ्रॉम कैलकुलेटर, कैलकुलेटर से कितना आ रहा है बोलो। अप टू 3 डेसिमल प्लेस तक बोलना, 3 या 4 डेसिमल प्लेस तक बोलो कितना आ रहा है कैलकुलेटर से, जल्दी बोलो क्विकली फास्ट। 1.003। ओके, देखो कैलकुलेटर से आ रहा है 1.00300, ऐसा कुछ आ रहा है। बच्चे ने लिखा है 1.00300 फिर 3001। देखो तो ये 1.003 ये मैच कर रहा है। देखो इसके बाद 00 ही है, तो हमारा एटलीस्ट 5 डेसिमल प्लेस तक मैच कर रहा है। तो आप लॉजिकली सोचो, अगर आप इस सवाल को ऐसे करते हैं, इसका कुछ वैल्यू आता है, फिर जो वैल्यू आया उसको फिर 1.001 से मल्टीप्लाई करते, डोंट यू थिंक यू आर वेस्टिंग योर टाइम इन क्लास और इन टेस्ट? तो आपको यहाँ पे बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगाना है। तो यूजुअल मेथड इज वेरी लेंथी, इसीलिए आपको यहाँ पे बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन सिखाया जाता है। ठीक है, इस बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन का यूज आपने को मैंने बताया कहाँ कहाँ आपने किया हुआ है। आपने हीट चैप्टर में इसका यूज किया हुआ है, मैं आपको बताता हूँ। आपने न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग याद है? न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, स्टीफन्स लॉ से न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग निकालते थे आप, याद है आपको? वहां पे आपने बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन का यूज किया है। आप थर्मल एक्सपेंशन के चैप्टर में बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन का आपने यूज किया है, याद आ रहा है आपको? आपने ऐसे बहुत सारी जगहों पे जहाँ पे परसेंटेज चेंज, सुनो इसका हिंट क्या है, इसका ट्रिक क्या है? हिंट है, अगर कभी भी आपको बोले कोई फिजिकल पैरामीटर, सुने ध्यान से, कोई भी फिजिकल पैरामीटर इज चेंजिंग इन रेंज ऑफ अप टू 5%, 6-7% भी होने से चलता है, ठीक है, मैं एक रफ कट वैल्यू दे रहा हूँ अप टू 5% ताकि आपको एक कंक्रीट आइडिया हो। अगर कोई भी फिजिकल पैरामीटर इज चेंजिंग इन द रेंज ऑफ अप टू 5%, देन थिंक अबाउट बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन।
क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये मैं बार बार आपको सही एग्जांपल्स के जरिए बताता चलूंगा, फिलहाल ये कॉन्सेप्ट को ध्यान रखें। समझे आप? समझे आप? क्या आपको समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? याद करो थर्मल एक्सपेंशन, जब आप हीट करते थे तो लंबाई बढ़ती थी, याद है? आपको सब चीजें याद होनी चाहिए, आप जीरो से स्टार्ट नहीं कर रहे हो। एल फाइनल इक्वल टू एल इनिशियल इंटू 1 + अल्फा डेल्टा टी, याद है? याद है? अल्फा भी 10⁻⁻⁶ के रेंज में आता है, -5 -6 के रेंज में। और डेल्टा टी जो है वो मैक्सिमम 20 30 40 डिग्री सेंटीग्रेड के रेंज में आता है। तो जो अल्फा डेल्टा टी है, दिस इज वेरी वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू 1। तो वहां पे 1 ± अल्फा डेल्टा टी के ऊपर जो भी पावर आएगा, वहां पे बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन आप लगा सकते हो। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? क्या ये बात समझ में आ रही है? तो बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन का यूज कब होगा? जब कोई भी फिजिकल पैरामीटर अगर वो चेंज करे और उसका चेंज का जो रेंज हो वो 5% के आसपास के रेंज में चेंज कर रहा हो, तो आप बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगाओगे। क्या मेरी बात समझ में आई है एवरीवन? आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? क्या क्लियर है? पक्का 100%? कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन नहीं है? पक्का समझ में आई बात? तो ये बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। तो आप देखो, अगर मैं ये नंबर्स को और छोटा छोटा करता जाऊं 1.00025 का होल 4, तब आप देखोगे कि ये बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन इज वेरी वेरी यूजफुल। ठीक है, तो ये तरीका है। चलो आओ, नेक्स्ट हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, ये समझ में आया ना? नेक्स्ट हम थोड़ा सा पढ़ेंगे लॉगरिथम्स। ये सबको समझ में आया एवरीवन? एवरीवन अंडरस्टूड दिस? ये जो है ये पूरा कॉन्सेप्ट है, इसको आपको याद रखना है। ये देखो ये पूरा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझ में आई बात एवरीवन? आ जाओ, लॉगरिथम्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट लॉगरिथम्स। लॉगरिथम, देखो लॉगरिथम, सबसे पहले देखो इसका इसका रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है। लॉगरिथम को हम रिप्रेजेंट करते हैं लॉग, सपोज x, और इसका एक बेस होता है a। ये लॉगरिथम को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। लॉग में जनरली बच्चों को बहुत ज्यादा डिफिकल्टी रहती है, उनको तरीका नहीं आता, तो बेसिक फॉर्मूला मैं सारा बता दे रहा हूँ। जितना बताऊंगा उसमें से ही क्वेश्चन आएगा। लॉग का एप्लीकेशन फिजिक्स में बहुत जगह होता है। कहाँ कहाँ होता है ये समझिए। आपने वो डेसिबल स्केल पढ़ा होगा, डेसिबल स्केल साउंड चैप्टर में, याद है? वहां पे लॉग का एप्लीकेशन था, याद है? उसके बाद आपने लॉग का एप्लीकेशन देखा होगा आरसी सर्किट में, याद है? आरसी सर्किट, रेजिस्टेंस और कैपेसिटर मिला के जो सर्किट बनता है आरसी सर्किट, क्या आपको याद है? तो डेसिबल स्केल, आरसी सर्किट, राइट, एलसी सर्किट, एलआर सर्किट, या एलआर सर्किट पकड़ लो, जो आपने इंडक्टर चैप्टर में पढ़ा था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। यहाँ पे ये लॉग का बहुत ज्यादा यूज होता है। आपको समझ में आ रहा है? लॉग का बहुत ज्यादा यूज होता है। और जहां पे भी ई का पावर कुछ आ जाए, ई का पावर, तो वहां पे जनरली हम लॉगरिथम के फॉर्मेट को यूज करते हैं। तो बहुत सारे फिजिक्स के चैप्टर है जहां पे लॉग का कॉन्सेप्ट यूज होता है। तो आपको लॉग की थोड़ी सी बेसिक क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए लॉग, इसको कैसे पढ़ेंगे? ये इसको पढ़ेंगे, देखो लॉग एक्स ए, इसको पढ़ेंगे लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ए। इसका मतलब ये, इसको ऐसे पढ़ेंगे लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ए। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ देखो, सपोज मैं बोलूं लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ए, ये तो रिप्रेजेंटेशन हो गया, ये ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है ये समझो। अभी इसका मीनिंग क्या है? सपोज इफ आई से log of x to the log of x to the base a is equal to y, सपोज इफ आई से, तो इसका मतलब होता है x is equal to a to the power y। log x base a equal to y मतलब a का y पावर करोगे तो x मिलेगा। सो इसका मतलब है a का पावर y इज इक्वल टू x। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि व्हेन आई से लॉगरिथम ऑफ x टू द बेस a, मतलब इसको मैं ऐसा समझ सकता हूं, देखो थोड़ा सा हिंदी में लिखा रहा हूं ताकि आपको समझ में आए, कि a का कौन सा पावर
मुझे x देगा। ये जो क्वेश्चन मार्क है, दिस क्वेश्चन मार्क इज व्हाट log x a is। क्या मेरी बात समझ में आई है? क्या मेरी बात समझ में आई है? सुनो, सपोज इफ आई से log x a, log x to the base a, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है a का कितना पावर x देगा, वो कितना पावर क्या है? y है, इसीलिए मान लो log x a is equal to y आया। ठीक है, समझे आप? समझे आप? ये क्वेश्चन मार्क लिखा है मतलब क्या? कितना पावर, कौन सा पावर, a का कौन सा पावर मुझे x देगा। तो ये जो कौन सा पावर है क्वेश्चन मार्क, यही आता है, यही इसी को हम लोग बोलते हैं log x बेस a। क्या मेरी बात समझ में आई है? नहीं? यस, मे बी क्लियर है ये पॉइंट? देखो कुछ एग्जांपल देखो, सपोज एग्जांपल देखो, आपको क्लैरिटी आएगी। सपोज इफ आई से log 25 बेस 5, इसका तुम क्या मतलब समझे? इसका मतलब क्या है? 5 का कौन सा पावर मुझे 25 देगा? क्या है बोलो इसका मतलब? क्या आपको बेसिक एक्सपोनेंट्स आता है? 5 का कौन सा पावर 25 देगा बोलो? 2। वेरी गुड। तो इसका रिजल्ट आएगा 2। क्या क्लियर है? इसका रिजल्ट आएगा 2। एवरीवन, सपोज इफ आई से log 100 बेस 10, इसका मतलब क्या है? 10 का कौन सा पावर मुझे 100 देगा? ये एग्जांपल लिखिए अपने कॉपी में, बार बार लिखिए। ये समझता ही नहीं है बच्चे को, समझे ना, और फिर वो कुछ भी कुछ करता रहता है। तो 10 का कौन सा पावर मुझे 100 देगा? 2। तो log 110 इज 2। क्या क्लियर है? क्लियर है एवरीवन? सो दिस इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ log। मतलब समझ में आया? अब इसके प्रॉपर्टीज बताता हूँ, मतलब समझ में आया कि नहीं आया बोलो? आ जाओ, एक और एग्जांपल करो, देखो समझ में आएगा तुम्हें। इसका वैल्यू बोलो जल्दी, 1 मिनट का समय दे रहा हूँ। 3 सवाल दे रहा हूँ, 1 मिनट दे रहा हूँ, जल्दी खटाक से करो तो एवरीवन। ओके, आ जाओ, देखो ध्यान से। करेक्ट करेक्ट, लेट्स सी नाउ। ये देखो, इसको कैसे लिखेंगे? 0.1 का कौन सा पावर इज इक्वल टू 10 देगा? ठीक है, देखो ध्यान से, इसको सॉल्व करो। 0.1 इज 1/10 का कौन सा पावर इज इक्वल टू 10 देगा? क्या ये 1/10 को, ध्यान से देखना आप, क्या 1/10 को आप लिख सकते हो 10⁻⁻1? -1 और ये क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क मतलब XYZ कुछ भी हो सकता है इस 10। तो ये क्वेश्चन मार्क कैसे निकालोगे? क्या 10 टू द पावर माइनस ऑफ 1 इंटू क्वेश्चन मार्क इज माइनस ऑफ क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 10 टू द पावर 1। तो क्या ये क्वेश्चन मार्क की जो वैल्यू आई, क्या क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ जाएगी -1? तो इसका रिजल्ट आएगा -1। क्या मेरी बात समझ में आई है? 100, बाप रे, क्या क्लैरिटी है ये? इसका रिजल्ट क्या आएगा? इसका रिजल्ट आएगा -1। क्या क्लियर है ये?
एवरीवन, देखो ये समझ नहीं आ रहा तुम लोगों को, प्लीज थोड़ा मैथ्स के ऊपर ध्यान दो यार प्लीज, ठीक है। अब इसको देखो, 100 देखो, 100 इसका बेस है 0.01, ठीक है ना। इसका 100 log 100 बेस 0.01, इसको कैसे लिखोगे? 0.01 लेट अस से x लिखता हूं मैं, इज इक्वल टू 100। अब x की वैल्यू निकालनी है मुझे, इसको कैसे लिखोगे? क्या 0.01 इज 1 अपॉन 100 टू द पावर x विच इज इक्वल टू 100? एवरीवन, एवरीवन, अब देखो, क्या इसे आप लिख सकते हो 100 टू द पावर -1 इंटू एक्स? आपको बेसिक एक्सपोनेंट्स आता है राइट? आपको बेसिक एक्सपोनेंट्स आता है राइट? सोच समझ के जवाब दे बेटा। तो 100 का पावर -x इज इक्वल टू 100 का पावर 1। क्या सेम बेस का पावर अगर है तो क्या इनको इक्वेट कर सकते हैं? तो x की वैल्यू आई -1, तो इसका भी रिजल्ट आएगा -1, समझे? इसका भी रिजल्ट आएगा -1। अब इसको देखो, log 1024 बेस 32, इसको कैसे रीड करेंगे? 32 का पावर मान लो z इज इक्वल टू 1024। अब 32 को क्या लिख सकते हो? ये बेसिक एक्सपोनेंट्स है, आप सबको समझ में आ रहा है? 2 टू द पावर 5 z इज इक्वल टू 2 टू द पावर 1024 कितना हो जाएगा? 32 टू द पावर कितना हो जाएगा? देखो 2 टू पावर 32, और 32 इंटू 32 1024 होता है राइट? चेक करो तो एक बार, 32 इंटू 32, इफ आई एम करेक्ट, हाँ 1024। सो क्या मैं इसे करेक्ट, क्या इसे मैं 2 टू द पावर 10 लिख सकता हूँ एवरीवन? यस सर, आप लिख सकते हो। तो देखो, 2 टू द पावर 5z इज इक्वल टू 2 टू द पावर 10, तो क्या z की वैल्यू, बेस देखो सेम है तो पावर को इक्वेट कर सकते हैं, तो z की वैल्यू क्या आएगी? 2। z की वैल्यू क्या आएगी? 2। डिड यू अंडरस्टैंड दिस? क्या ये समझ में आया? लॉग का मतलब क्या है ये समझ में आना चाहिए पहला, और उसके बाद बेसिक एक्सपोनेंट्स करना आना चाहिए। क्या क्लियर है सबको एवरीवन? बढ़ जाऊं आगे, बढ़ जाऊं आगे। प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम्स, ये सब काम आता है बहुत, मैंने आपको टॉपिक के नाम भी बताए जहां पे ये काम आता है, ठीक है। अब देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम, सब लोग देखो। सबसे पहला बेसिक प्रॉपर्टी, सपोज इफ आई एम हैविंग log x प्लस log y, अब दोनों की बेस सेम होनी चाहिए, ठीक है। सपोज इफ आई से बेस a, इसका भी बेस a, तो ये जो रिजल्ट आएगा दिस विल बी log a xy। तो ये रिजल्ट जो है, यहां से यहां भी जा सकते हैं हम, और यहां से यहां भी, ऑपोजिट भी ट्रू है, समझे? मतलब अगर कोई बोलता है log xy बेस a, xy मतलब ये दो नंबर मल्टीप्लाइड है, मल्टीप्लाइड है ये दो नंबर, x और y दो वेरिएबल है, दो नंबर मान लो, x इंटू वाई बेस है, इसको मैं लिख सकता हूँ log x बेस है प्लस log y बेस है। क्या क्लैरिटी है? ये समझ में आई बात? ये है प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम, क्लियर है? पक्का? पहला प्रॉपर्टी। दूसरा प्रॉपर्टी, log x बेस a माइनस log y बेस a, दिस इज log x बाई y बेस a। अगेन यहां से यहां भी हम जा सकते हैं, यहां से यहां भी वापस आ सकते हैं, ये दोनों रूल वैलिड है। सो log x बेस a माइनस log y बेस a इज log x बाई y बेस a। क्लियर है? क्लियर है? पक्का? पक्का 100%? नेक्स्ट देखो, log x टू द पावर y बेस a इज इक्वल टू y log x बेस a। मतलब अगर यहाँ पे कोई पावर वाला टर्म रहेगा, तो जो पावर है उसको हम कोफिशिएंट ऑफ लॉग बना सकते हैं। कोफिशिएंट समझते हो? लॉग के आगे आ जाए। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्या ये बात समझ में आ रही है एवरीवन? log x टू द पावर y बेस a, इसको हम लिख सकते हैं y log x बेस a। इसका एक एग्जांपल देखो, आपको क्लैरिटी आएगी। सपोज वी आर हैविंग log 5 2 टू द पावर 3, इसको क्या लिख सकता हूं मैं? कैसे लिख सकता हूँ? 3 log
2 base 5. Everyone, are you understanding this? क्या क्लियर है ये? तो ये 3 प्रॉपर्टीज सबसे ज्यादा यूज होती है। और भी प्रॉपर्टीज हैं बट हमें उतना ज्यादा उसको वरी करने की जरूरत नहीं है, ये सब प्रॉपर्टीज हमें याद होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पे भी ये चीज देखो, ये दोनों तरफ से वैलिड है, मतलब इधर से इधर जाना भी अलाउड है और इधर से इधर जाना भी अलाउड है। मतलब अगर कोई, सुने ध्यान से, एग्जाम्पल देके बताता हूँ। मतलब अगर कोई मुझे बोले 5 log 2 base 5 मान, तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ log 5 2 to the power 5, डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट। और इसको यूज करके अलग अलग ऑप्शंस बनते हैं। तो अगर आपको बेसिक पता है तो आप ऑप्शन में से खेल जाओगे कि ये ऑप्शन भी सही हो सकता है, ये ऑप्शन भी सही हो सकता है। अदरवाइज अगर आपको लॉग नहीं पता है तो अगर ऑप्शन में खेला गया है तो आप उसको पकड़ नहीं पाओगे। क्या क्लियर है ये? एवरीवन, एवरीवन, एवरीवन। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज आती है जिसे हम लोग बोलते हैं नेचुरल लॉगरिदम। समझ में आ रही है ना? नेचुरल लॉगरिदम समझे? नेचुरल लॉगरिदम में सपोज मैंने कोई नंबर लिया log x, अगर इसका बेस e आए, इस e को हम लोग बोलते हैं नेपियर्स कांस्टेंट। नाम जरूरी नहीं है, नहीं पूछेगा आपको एग्जाम में। इसकी वैल्यू होती है 2.71। ठीक है, नेपियर्स कांस्टेंट की वैल्यू है 2.71। तो अगर हम log x बेस e लेते हैं, इसको एक और तरीके से लिखते हैं ln x। ln x बोलना मतलब बेस e है। ठीक है, तो जब भी ln x लिखते हैं तो बेस e नहीं बोलते। ln लिखा होने का मतलब ही आपको समझ जाना है कि बेस क्या है। बेस क्या है? ln if written, we need to assume that base is e। क्या बात समझ में आ रही? तो अगर ln x लिखा हुआ है तो हमें एज्यूम कर लेना है, या वो सही एजम्पशन है, ऐसा नहीं, वो गलत एजम्पशन है, वो सही एजम्पशन है कि उसका बेस क्या है? उसका बेस e है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है एवरीवन? इसको बोलते हैं नेचुरल लॉगरिथम। बहुत बार ln आ जाता है, ऐसा घबराने का नहीं है। क्या क्लियरिटी है ये एवरीवन? इतना आपको फिजिक्स में काम आएगा। ठीक है, अब देखो 2-3 बातें क्या होता है, सुनो, इंपॉर्टेंट। इन क्वेश्चंस, सुनना, इन क्वेश्चंस रिलेटेड टू डेसिबल इंटेंसिटी लेवल, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको लिखना, क्योंकि यही से आपको पता चलेगा कि फिजिक्स में इसका एप्लीकेशन क्या है। इन क्वेश्चंस रिलेटेड टू डेसिबल इंटेंसिटी लेवल और आरसी सर्किट टाइम कैलकुलेशन और एलआर सर्किट टाइम कैलकुलेशन। ठीक है, मेनी टाइम्स वी नीड टू टेक logarithm of both sides of equation to get answer as per option provided। इसका मतलब मैं समझाता हूं, आपको पक्का याद आ जाएगा। देखो, देखो ध्यान से, एग्जाम्पल आपको अगर याद हो, थोड़ा सा एग्जाम्पल दे रहा हूं, आपको हो सकता है कि इसके बारे में कुछ ज्यादा पता ना हो। आरसी सर्किट में आपका जो चार्ज है, वो चार्ज जो कैपेसिटर में होता है जब चार्जिंग होती है, वो जो रिलेशनशिप फॉलो करता है वो होता है Q इक्वल टू क्यू नॉट 1 - e⁻t/τ। आई एम प्रीटी मच श्योर ये फॉर्मूला आपने अपने लाइफ में देखा है। 2 साल जो 11वां 12वां किया है आपने, आपने ये फॉर्मूला कहीं ना कहीं देखा होगा एक बार शायद। क्या मैं सही हूँ? थोड़ा रेस्पॉन्ड कर दिया करो। देखो, आप लोगों को जीरो से नहीं पढ़ाया जा सकता, आपको बता रहा हूँ। हैव यू सीन दिस फॉर्मूला? यस, वी हैव सीन इट सर। तो सपोज मैं आपसे पूछूं, आफ्टर व्हाट टाइम, सुनना कौन क्वेश्चन, आफ्टर व्हाट टाइम चार्ज इन कैपेसिटर प्लेट is
हाफ ऑफ मैक्सिमम चार्ज। यहाँ पे Q नॉट इज मैक्सिमम चार्ज। Q नॉट मैक्सिमम चार्ज, ठीक है। अगर मैं दूसरे आफ्टर व्हाट टाइम द चार्ज ऑन द कैपेसिटर प्लेट इज हाफ ऑफ मैक्सिमम चार्ज, आपको टाइम निकालने के लिए बोल रहे हैं। सो सुनो, इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। आप 1 मिनट ट्राई करना चाहोगे क्या? 1 मिनट ट्राई करना चाहोगे? ट्राई करो 1 मिनट, टेक अ मिनट प्लीज एवरीवन, फास्ट। देखो, ओके फाइन, नाउ लुक एट इट। आफ्टर व्हाट टाइम, ये जो Q है, दिस बेसिकली रिप्रेजेंट्स चार्ज ऑन द कैपेसिटर प्लेट एट एनी टाइम t। तो यही चार्ज, ये जो QT है, यही चार्ज हो जा रही है Q नॉट बाई 2 मैक्सिमम चार्ज का आधा। तो ये QT की जगह पे हम Q नॉट बाई 2 रखेंगे, विच इज इक्वल टू Q नॉट 1 माइनस e टू द पावर माइनस t बाई टाउ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बच्चे को समझ में नहीं आता, इसलिए वो छोड़ छाड़ के आता है, पता नहीं क्या कर रहा है। हाफ इज इक्वल टू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। समझ में आया? समझ में आया? अब देखो, क्या मैं इसे ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ को 1 माइनस हाफ हाफ लिख सकता हूँ। अब यहां तक आने के बाद बच्चा जनरली रुक जाता है, यहां तक तो कर लेता है, मेरा ऑब्जर्वेशन से मैंने जो देखा है। यहां तक आने के बाद बच्चा रुक जाता है, क्योंकि उसको पता ही नहीं होता आगे करना क्या है, आगे ये करना है। Many times we need to take log of both sides of equation to get answer as per option provided। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, आपको दोनों साइड ln लेना पड़ेगा। मैं लिख रहा हूं टेकिंग ln on both side of the equation, on both side of equation। देखो एक इक्वेशन है ना, e to the power minus t by tau equal to half। कल मैंने सिखाया था एक्सप्रेशन मतलब जहां पे इक्वल टू साइन नहीं रहता है, इक्वेशन मतलब जहां पे इक्वल टू साइन रहता है। क्या यहाँ पे इक्वल टू साइन है? हाँ है। तो मैंने ln लिया दोनों साइड में। तो अगर मैं दोनों साइड में ln लूं तो क्या हो जाएगा? क्या ये हो जाएगा माइनस टी बाई टाउ। देखो अभी मैंने बताया था, इसको क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, माइनस टी बाई टाउ पावर में है, क्या ये कोफिशिएंट में आ जाएगा? क्या इसको लिख सकते हैं ln e? ln e जब बोला, बोला हुआ है नहीं बोला हुआ है, ln लिखा हुआ है मतलब बेस क्या है? e। तो माइनस टी बाई टाउ ln e इज इट इक्वल टू ln हाफ। देखो प्रॉपर्टी कैसे यूज हो रहे हैं, माइनस टी बाई टाउ ln e, बेस e है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? e का पावर कितना करेंगे कि e आ जाएगा, राइट? दिस इज व्हाट इज द मीनिंग। तो कितना होगा ये क्वेश्चन मार्क, इज इट 1? तो ln e बेस e, इज इट 1? इज इट ln 1 बाई 2? ln 1 बाई 2 को ln 1 माइनस ln 2 लिख सकता हूं। रेस्पॉन्स कम आ रहा है। ln 1 कितना है? ln 1 जीरो होता है। क्या ये बात समझ में आती है? ln 1 इज ऑलवेज जीरो, कोई भी बेस हो, कोई भी बेस हो, ln 1 इज ऑलवेज जीरो। क्लैरिटी है? अब देखो, क्या इसको मैं बोल सकता हूँ माइनस टी बाई टाउ इज इक्वल टू माइनस ऑफ ln 2, माइनस माइनस कट, टी की वैल्यू हो गई टाउ ln 2। अब मुझे बताओ, इसको क्या आप एक अलग तरीके से लिख सकते हो टाउ ln 2 को? कोई बताएगा मुझे? ये आंसर इसी फॉर्मेट में होगा या एक और फॉर्मेट हो सकता है? कौन सा फॉर्मेट है वो? क्या इस टाउ को इसके पावर में शिफ्ट किया जा सकता है? मैंने बोला दोनों तरीका पॉसिबल है। क्या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं? तो आपका आंसर आएगा टाइम, कितने समय के बाद आपका इधर आंसर होगा टाउ ln 2 या ln 2 टू द पावर टाउ। दोनों ही ऑप्शन में आंसर रखा जा सकता है। तो आपको ये समझना, ये बेसिक मैथ्स अगर आपको क्लियर है तभी आप ये कर पाओगे। बोलो हाँ या ना। क्या आपको टेकिंग लॉग और ln ऑन बोथ साइड ये समझ में आया? आया? क्लियर है? ऐसे सवाल आपने देखे हैं, चिंता मत कीजिए, इस सब हम लोग डील करेंगे। सर प्लीज एक्सप्लेन लास्ट 5 स्टेप्स। बाप रे, लास्ट 5 स्टेप्स। ओके चलो, लास्ट 5 स्टेप मतलब एक, एक दो तीन चार, कहां से? यहां से क्या? यहां से? यहां से? देखो, ये ln e बेस e, ये 1 हो गया। ln 1 बाई 2, ln 1 बाई 2 को ln 1 माइनस ln 2 लिख सकते हो।
ln1 जीरो होता है माइनस ln, तो माइनस टी बाई टाउ जीरो हो गया, तो माइनस टी बाई टाउ इक्वल टू माइनस ऑफ ln2, माइनस माइनस कट, तो टी की वैल्यू आई टाउ ln2। क्या मैंने आपको यहाँ पे सिखाया था, देखो ये रूल है, मैंने आपको बोला था ये दोनों इंटरचेंजेबली यूज हो सकते हैं, log x टू द पावर y इसको y log x बेस ए लिख सकते हैं, या उल्टा भी बोल सकते हैं, y log x बेस ए को हम log x टू द पावर y बेस ए भी लिख सकते हैं, दोनों तरीका पॉसिबल है। ठीक है, समझ में आई बात? ठीक, ओके। तो ln2 टू द पावर टाउ हो गया, क्या क्लियर है ये एवरीवन? कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन नहीं? तो किस फॉर्मेट में आंसर दिया होगा सर? इसमें से दोनों में से कोई भी दे सकता है, इतना बेसिक मैथ्स अपने को आना चाहिए। क्लियर? अब देखो, याद करो, आपने आरसी सर्किट में करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, चार्जिंग डिस्चार्जिंग, एलआर सर्किट में भी वैसे ही चार्जिंग डिस्चार्जिंग, दोनों केस में आपके इक्वेशंस बने हुए थे, याद है आपको? याद है, याद है, याद है, थोड़ा बहुत याद है? उन सभी क्वेश्चंस में जब भी ऐसे टाइप का सवाल आए, कितनी देर के बाद चार्ज ऑन द कैपेसिटर प्लेट इज हाफ, 3/4, 90%, 80%, 70%, ऐसे जितने भी सवाल की वेराइटीज हैं, वो सब एलएन का ये कॉन्सेप्ट लगा के ही सॉल्व हो। क्या मेरी बात समझ में आई है? क्या क्लियर है एवरीवन? क्लियर है? नोट करो इसे, आगे बढ़ते हैं क्विकली, फास्ट। देखो, ये सेक्शन जनरली बच्चों का अनटच्ड रहता है, इसलिए मैंने ये बताया आपको, ठीक है ना? आपको अभी वो सब सवाल जो आप फंसे होंगे, देखो ये सब सवाल के आंसर आपके आते हैं या नहीं आते हैं, ये बेसिक मैथ्स का ट्रिक समझने के बाद क्लियर है ये? चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं, देखो लॉगरिदम में मुझे जितना बोलना था मैंने बोल दिया, अगर आपको इतना पता है आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है? ये आपको यूज करना है, कैसे यूज करेंगे कैसे नहीं, जैसे चलो एक कुछ एग्जांपल और देख लेते हैं, मैंने एग्जांपल दिया वैसे कुछ एग्जांपल और देख लेते हैं। सपोज इफ आई एम ln x बेस a प्लस ln y बेस a प्लस ln z बेस a, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बोलो? क्या मैं इसे लिख सकता हूँ ln x y z बेस a? इसको मैं क्या लिख सकता हूँ ln y बाई z बेस a? क्लियर है ये? सपोज इफ आई टेल यू log बेस 10 10 टू द पावर 3, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? करेक्ट, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? क्या इसको मैं लिख सकता हूँ 3 log 10 बेस 10? log 10 बेस 10 इज 1, तो क्या रिजल्ट आ जाएगा 3? एवरीवन, क्या रिजल्ट आ जाएगा 3? यस, रिजल्ट विल बी 3। सो log 10 क्यूब बेस 10, तो रिजल्ट 3 आ रहा है। तो ये सब छोटी छोटी बातें जो आपको इक्वेशन में मिलेंगी, उस फॉर्म में मिलेंगी, इनको आपको सॉल्व करना आना चाहिए। क्लियर है एवरीवन? कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन नहीं है? आ जाओ, अब आते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, इसमें बहुत अच्छे से आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, और जब मैं आपको वेक्टर कराऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा कि इसका यूज कितना ज्यादा है, ठीक है ना? मतलब फिजिक्स में आप बोल लो कि आपको सब आना चाहिए, एंटी लॉग फिजिक्स में जरूरत नहीं पड़ती, एंटी लॉग की जरूरत पड़ती केमिस्ट्री में, फिजिक्स में एंटी लॉग की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है? मैं फिजिक्स की बात कर रहा हूँ, फिजिक्स में एंटी लॉग की जरूरत नहीं पड़ती, आपको कहीं पे भी एंटी लॉग निकालने के लिए फिजिक्स में नहीं बोला जाएगा। आप जो एंटी लॉग की बात कर रहे हो वो आप H प्लस इंटू ओ एच माइनस का कॉन्सेंट्रेट माइनस 14 जो पीएच स्केल की बात कर रहे हो, वहां पे जब आपको रिवर्स निकालने के लिए बोला जाता है कि कॉन्सेंट्रेशन निकालिए, वहां पे आपको एंटी लॉग की जरूरत पड़ती है, राइट? आपको एंटी लॉग की जरूरत और भी पड़ती है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी, यस। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के वक्त जो कॉन्सेंट्रेशन निकालने की बात आती है, याद है? वहां पे भी आपको पड़ती है। तो ये सब जगहों पे पड़ती है, बट वो केमिस्ट्री की स्पेसिफिक यूज है। फिजिक्स में आपको एंटी लॉग की जरूरत कहीं नहीं पड़ेगी, लिख लो मेरे से, कहीं नहीं पड़ेगी, कहीं नहीं, मैं पढ़ाता हूँ ना, कहीं नहीं पड़ती फिजिक्स में एंटी लॉग की जरूरत। समझ में आई बात? अच्छा, अब आ जाओ ट्रिग्नोमेट्री। देखो, मोस्टली कॉन्सेप्ट समझ लो, मोस्टली वी नीड टू डील विथ राइट एंगल ट्रायंगल ट्रिग्नोमेट्री,
मोस्टली, मतलब आप पकड़ लो कि 99% ऑफ द केसेस में हमें जो ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करना है वो राइट एंगल ट्रायंगल ट्रिग्नोमेट्री है। मतलब ट्रिग्नोमेट्री हमें राइट एंगल ट्रायंगल में अप्लाई करना है 99% ऑफ द केसेस। ठीक है ना। अगर मैं नीट स्पेसिफिक बात करूं तो आप 100% लिख लो कि हमें जो ट्रिग्नोमेट्री यूज करना पड़ेगा वो राइट एंगल ट्रिग्नोमेट्री यूज करना पड़ेगा। अच्छा, ये राइट एंगल ट्रायंगल ट्रिग्नोमेट्री क्या है, समझाता हूं। सपोज देखो ध्यान से, मैं एकदम बेसिक से बता दे रहा हूं। मेरा ये लेक्चर्स अगर तुम देख लेगो अच्छे से, कहीं नहीं फंसोगे मैथ्स में, कहीं नहीं। हाँ, अगर एकदम मैथ्स में एकदम जीरो हो, कुछ कर ही नहीं सकते हैं, तो फिर अलग बात है, फिर मैं कुछ नहीं बोल सकता उसमें। कुछ बेसिक बातें यहाँ पे देखो। देखो सबसे पहले, अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका ये जो एंगल है ये फिक्स है, ये 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री के ऑपोजिट वाला साइड हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है, समझना बेसिक। 90 डिग्री के ऑपोजिट वाला साइड हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है। ठीक है। अब देखो, अब इसमें परपेंडिकुलर कौन सा, बेस कौन सा, इसमें प्रॉब्लम है। देखो सपोज आपने इस एंगल को थीटा बोला है और इस एंगल का आपको साइन कॉस और टेन निकालना है, इस थीटा एंगल का। सो इसके ऑपोजिट वाला जो साइड है उसको बोलेंगे परपेंडिकुलर, और जो बच गया वो होगा बेस। क्या समझे? सुनो मैं लिखाता हूं, थोड़ा ट्राई करता हूं। देखो 90 डिग्री के ऑपोजिट साइड ऑलवेज क्या होगा, हाइपोटेन्यूज। सब लोग देखें, ठीक है। सुनो, जिस एंगल का, बहुत बेसिक बात है और मैं आपको बता रहा हूं, आप में से बहुत से लोगों को अभी लगेगा हाँ यार सब पूरा पढ़ लिया, 2 साल स्पेंड कर दिया, कि आज पता चल रहा है। ऐसा होता है बहुत बार, चिंता मत करो, कोई दिक्कत नहीं। जिस एंगल का साइन कॉस या टेन निकालना हो, उसका ऑपोजिट साइड परपेंडिकुलर होता है। लिख लेना, ये जो बच गया साइड वो बेस होता है। क्या बात समझ में आई? सबसे बेसिक बात किया मैंने आज एकदम। क्या ये सबको क्लियर था? होपफुली ये सबको क्लियर था। अच्छा, अब आ जाओ। साइन थीटा जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज हमेशा साइन थीटा होता है। सुनो, ठीक है। देखो ये थीटा है, ये परपेंडिकुलर हुआ है हाइपोटेन्यूज, साइन थीटा इज परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा हमेशा होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, और टेन थीटा हमेशा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। अब ये साइन का रेसिप्रोकल कोसेक कहलाता है, आपको बेसिक पता है। तो कोसेक जो है वो हो जाएगा हाइपोटेन्यूज बाय पर। कॉस का रेसिप्रोकल सेक कहलाता है, ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज बाय बेस। और टेन का रेसिप्रोकल कॉट कहलाता है, ये हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। समझ में आई बात? तो साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, कॉस का रेसिप्रोकल सेक, टेन का रेसिप्रोकल कॉट, ये कैसे आएगा ये आपको समझ में आया। दीज आर ऑल बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। अब देखो मैं जो आपको बता रहा हूं समझो। सपोज मैं ये एंगल लेता हूं अल्फा। सपोज आई वांट टू फाइंड साइन अल्फा, तो क्या होगा बोलो। मैं यहाँ पे नाम करता हूं, देखो आई एम नेमिंग इट ए बी सी। साइन अल्फा क्या होगा? फॉर्मूला में कोई गलती नहीं है, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज इज द फॉर्मूला। लेकिन जब हम इस एंगल को अल्फा ले रहे हैं, देखो हाइपोटेन्यूज फिक्स्ड है, यही हाइपोटेन्यूज होगा, रेड कलर से दिखा रहा हूं। लेकिन जिस एंगल का अल्फा निकालना चाहते हैं उसका ऑपोजिट का साइड अब ये बन जाएगा परपेंडिकुलर। समझ में आया? समझ में आया? और ये हो जाएगा बेस। तो साइन अल्फा जब मैं करूंगा तो इट विल बी परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है? अभी अभी है बीसी।
और हाइपोटेन्यूज क्या है? हाइपोटेन्यूज है AC। क्या मेरी बात समझ में आई है? अगर मैं cos अल्फा करूंगा, cos अल्फा विल बी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या लेंगे? अभी अल्फा के कॉरस्पॉन्डिंग बेस निकलेगा। बेस क्या है? AB और हाइपोटेन्यूज क्या है? AC। tan अल्फा करूंगा तो क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर बेस। इस अल्फा के हिसाब से परपेंडिकुलर बेस चाहिए, क्या हो जाएगा? BC अपॉन AB। तो क्या आप ये समझ रहे हो कि डिपेंडिंग अपॉन विच एंगल का मुझे साइन कॉस या tan निकालना है, उसके बेसिस पे मेरा साइन अल्फा कॉस अल्फा tan अल्फा का जो रेशियो है, जो साइड्स का रेशियो लेना पड़ेगा, वो बदल जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आई है? लिख लो इसे, आगे बढ़ते हैं क्विकली फास्ट। क्लियर है सबको? बहुत बेसिक बात बताई मैंने, ठीक है। अब देखो, सुनना, अब यहाँ पे कुछ आइडेंटिटीज है जो हमें क्लियर होने चाहिए। फ्यू इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज, फ्यू इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज जो हमें क्लियर होना चाहिए। क्या क्या क्लियर होना चाहिए जो उसका यूज होता है? देखो, पहला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। दूसरा, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तीसरा, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, सॉरी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये फॉर्मूला है। तो इसका एक और फॉर्मूला लिखा हुआ आता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, या फिर सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये सब एक ही फॉर्मूले से आए हैं, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। सिमिलरली इसका भी फॉर्मूला आप क्रिएट कर सकते हो, बट ये बेसिक फॉर्मूले हैं, काम आते हैं ये बहुत ज्यादा, ठीक है। साइंस का cos इक्वल टू 1 बहुत जगह पे आप इसका यूज दिखेगा, क्वेश्चन में ही दिख जाएगा आपको यूज इसका, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, इसके बाद कुछ और फॉर्मूला होते हैं एडिशन वाले, मैं आपको लिख के बताता हूँ। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बहुत ज्यादा यूज होता है। साइन ए कॉस बी बहुत ज्यादा यूज होता है, प्लस कॉस ए साइन बी, याद रहना चाहिए। दूसरा फॉर्मूला साइन ऑफ ए माइनस बी, इसका जो फॉर्मूला आता है ये आता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, याद होना चाहिए। फिर फॉर्मूला आ जाएगा कॉस ऑफ ए प्लस बी, दिस इज कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। फिर आता है कॉस ऑफ ए माइनस बी, मैंने शायद उल्टा लिखा, ये आ जाएगा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। समझ में आई बात? इसके बाद एक फॉर्मूला आता है tan ऑफ ए प्लस बी, ये फॉर्मूला जो आता है ये आता है tan ए प्लस tan बी बाई 1 माइनस tan ए tan, ये फॉर्मूला आता है। और एक फॉर्मूला आता है tan ऑफ ए माइनस बी, ये फॉर्मूला जो आता है ये आता है tan ए माइनस tan बी बाई 1 प्लस tan ए tan बी। ये सब मस्ट रिमेंबर फॉर्मूले हैं, बहुत ज्यादा काम आते हैं। कहाँ काम आते हैं? मतलब आप पकड़ लो, कहीं पे भी इसका यूज हो सकता है, कहीं पे भी। पर्टिकुलरली इसका यूज होता है जब हमें रेजोल्यूशन या फिर कुछ ऐसे एंगल हैं, जब दो एंगल का सम आ जा रहा है। इसका पर्टिकुलर यूज मैं बताता हूँ कहाँ पे आता है, वेव चैप्टर में आता है। आपने स्टेशनरी वेव देखा होगा, आपने ट्रैवलिंग वेव देखा होगा। तो अगर आपने वेव की इक्वेशन कभी देखी होगी तो वो इस टाइप के साइनोसॉइडल इक्वेशंस रहते हैं। साइनोसॉइडल मतलब साइन वाले इक्वेशंस रहते हैं, साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स टाइप्स, याद है? ट्रैवलिंग वेव याद है? आप जीरो से स्टार्ट नहीं कर सकते, आपको आपको कुछ बोलना पड़ेगा, हाँ या ना। आपने वेव चैप्टर किया हुआ है, ट्रैवलिंग वेव की इक्वेशन आपको याद है? वो इक्वेशन में ओमेगा टी माइनस के एक्स, तो ये साइन ए माइनस बी फॉर्मेट में है। तो बहुत बार मुझे उसको एक्सपेंड करने की जरूरत पड़ सकती है, या एक्सपेंडेड फॉर्म को ऐड करके लिखने की जरूरत पड़ सकती है। तो यहाँ पे बच्चे को क्या रिक्वायरमेंट है कि वो ये समझे कि यहाँ से यहाँ का शिफ्ट और रेसिप्रोकल रिवर्स शिफ्ट, यहाँ से यहाँ आना मतलब राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड आना और लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाना, दोनों की क्लैरिटी होनी चाहिए। कब किसकी रिक्वायरमेंट पड़ जाए बता नहीं सकते, दोनों की क्लैरिटी होनी चाहिए, तभी आपको इसमें मास्टरी होगी कि आप न्यूमेरिकल वाला जो पार्ट है, एस्पेक्ट है, उसको आप सॉल्व कर पाएंगे। क्या क्लियर है? पक्का? 100%? ठीक। अब देखो क्या होता है, बहुत बार जैसे कि आपको कभी कुछ एंगल निकालने के लिए बोला जाता है, देखो इसका एप्लीकेशन,
सपोज आपको बोला जाए साइन 75 डिग्री का वैल्यू निकाल, तो आपको 75 डिग्री तो नॉन स्टैंडर्ड एंगल है, समझो ये नॉन स्टैंडर्ड एंगल है। अब इसकी वैल्यू देखने के लिए आपके पास क्या तरीका है, इधर ट्रिग्नोमेट्री टेबल देखो, बट ट्रिग्नोमेट्री टेबल तो फिजिक्स में प्रोवाइडेड नहीं है, तो साइन 75 डिग्री की वैल्यू कैसे निकाली जाए? क्या इसे मैं लिख सकता हूं साइन ऑफ 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री, एवरीवन करेक्ट? तो अगर मैं इसे साइन ऑफ 30 प्लस 45 लिखूं, क्या इसे लिख सकता हूं साइन 30 कॉस 45 प्लस कॉस 30 साइन 45? क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? साइन 30 की वैल्यू क्या है, हाफ। कॉस 45 डिग्री की वैल्यू क्या है, 1/√2। कॉस 30 की वैल्यू क्या है, √3/2, सॉरी हाफ नहीं, √3/2, सॉरी सॉरी माय मिस्टेक, सही है। और साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, तो इसकी वैल्यू जो आएगी ये आ जाएगी √3 प्लस 1/2 √2। दिस इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 75 डिग्री। क्या मेरी बात समझ में आई है? सो इस तरीके का काम करते हैं हम लोग, समझे आप? इस तरीके का काम करते हैं हम लोग, ठीक है। सो इस तरीके से आप 75 डिग्री की कोई नॉन स्टैंडर्ड एंगल है, आप इसकी वैल्यू ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखो, जैसे कि सपोज मैं आपसे बोलूं साइन ऑफ 135 डिग्री, ये सब आपको करना आना चाहिए, है ना? अच्छा, 135 डिग्री इसको निकालने के बहुत सारे तरीके हैं। अभी जो तरीका है ए प्लस बी फॉर्मेट से निकाल सकते हैं। क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, देखो साइन ऑफ 90 प्लस 45 डिग्री, क्या ये जो फॉर्मूला है, क्या इसको एक्सपेंशन के फॉर्मूला में देख सकते हो? वैसे इसको सॉल्व करने का एक और तरीका मैं भी बताऊंगा आपको। साइन ऑफ 90 प्लस 45 डिग्री, क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है साइन ऑफ 90 कॉस ऑफ 45 डिग्री प्लस कॉस ऑफ 90 साइन ऑफ 45 डिग्री? कैसे लिखा जा सकता है? साइन 90 की वैल्यू कितनी है, 1। कॉस 45 डिग्री की वैल्यू कितनी है, √2। कॉस 90 की वैल्यू कितनी है, 0। साइन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी है, 1/√2। क्या वैल्यू आया, 1/√2। देखो साइन 135 डिग्री की वैल्यू 1/√2 आती है, ये अपने को समझ में आता है, लेकिन मैंने इसको साइन ए प्लस बी फॉर्मूला से भी करके दिखा दिया। बोलो बोलो बोलो, क्या क्लियर है? क्या क्लियर है एवरीवन? एवरीवन डिड यू अंडरस्टैंड दिस? क्लियर है ये? आया समझ में? पक्का? गुड। सो ये कॉन्सेप्ट है जो कि आपको समझ में आना चाहिए, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी कैसे यूज करना है। बहुत काम आता है, बहुत काम आता है, मैं बोल रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। सपोज आपको कोई बोले tan ऑफ 75 डिग्री निकालो, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो tan ऑफ 40 डिग्री प्लस 35 डिग्री, और फिर आप ये वाला जो एक्सपेंशन है जो मैंने दिखाया था, मैं कराऊंगा नहीं, ये वाला एक्सपेंशन इसको यूज करके आप सॉल्व कर सकते हो। यस और नो? तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको ये आता है, राइट? बहुत बढ़िया। अब देखो, अब ये होने के बाद साइन ए प्लस बी होने के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ट्रिग्नोमेट्री, वो क्या है, सुनो। देखो मैं अभी जो लिख रहा हूँ ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सुनना ध्यान से। तुम्हें क्या लगता है ट्रिग्नोमेट्री का मेजर यूज क्या है? देखो ट्रिग्नोमेट्री का मेजर यूज है दो चीजें करना। इधर प्रॉब्लम में कैसे यूज होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूले से नहीं आएगी, ये समझ के साथ आएगी। जब तुम बहुत सारे प्रॉब्लम्स बनाओगे तब तुमको ये फील आती है। तो सुनो, ट्रिग्नोमेट्री का जो यूज है, इसका दो यूज है। पूरा ट्रिग्नोमेट्री जो भी आप बेसिक पढ़ा है, इधर इसका यूज है टू फाइंड एंगल, या फिर इसका यूज है टू फाइंड लेंथ। इसका कोई और तीसरा यूज नहीं है। प्रूफ में आता है, बट प्रूफ जनरली आपको प्रूफ टाइप के क्वेश्चंस आपके कोर्स में या आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आते हैं। तो आपको मेजरली ट्रिग्नोमेट्री में इधर टू फाइंड एंगल होगा, या फिर आपको लेंथ निकालने के लिए बोला जाएगा। यही दो चीजें आपसे पूछी जाएंगी। तो दो चीजें, जो एंगल या लेंथ निकालना है, इन्हीं के लिए आप ट्रिग्नोमेट्री मेजरली यूज करते हो फिजिक्स में। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको एक आइडिया दूंगा, आपको समझ में आएगा, बिकॉज मैंने बोला कि मैं थोड़ा बहुत ज्योमेट्री मेंसुरेशन की बात करूं। देखो एक्चुअली एक्चुअली एंगल निकालने के लिए हम ज्योमेट्री भी यूज करते हैं, और लेंथ निकालने के लिए भी हम ज्योमेट्री यूज करते हैं। अभी जो मैं डिस्कशन कर रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ। हाँ, मतलब ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री दोनों मुझे एंगल निकालने में मदद कर सकते हैं। हाँ, अब लेंथ निकालने में मदद हो सकती है ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री। अब ज्योमेट्री में क्या क्या मुझे हेल्प कर सकता है लेंथ निकालने में, एनी आइडिया? कौन कौन सा ज्योमेट्री के रूल्स जानते हो जो आपको लेंथ निकालने में मदद करेगी? सोचो सोचो, सोचना शुरू करो।
चुपचाप बैठ मत जाओ, आपको अकल लगानी है, सोचो। कोई बता सकता है मुझे? लगाओ अकल। एनीवन हु कैन टेल मी कि क्या यूज करें? ठीक है, क्या यूज करें? गुड। ज्योमेट्री में बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम एक है जो लेंथ निकालने में यूज करेगा। सिमिलैरिटी याद है, सबसे बड़ा हथियार। कॉन्ग्रुएंसी याद है। उसके बाद सबसे बड़ा दोस्त आपका, सबसे बड़ा, याद आ रहा है? ये मतलब इसके बिना आप पकड़ लो कि आपका दाना पानी बंद हो जाएगा, पाइथागोरस। क्योंकि मोस्टली आप राइट एंगल ट्रायंगल से डील करते हो और लेंथ निकालने में सबसे ज्यादा इफेक्टिव पाइथागोरस हो जाता है। तो लेंथ निकालने के लिए सोचो आपको अपनी थॉट प्रोसेस कैसे ओरिएंट करनी है। लेंथ निकालने के लिए मेरे पास क्या क्या हथियार है बोलो? ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में क्या? सिमिलैरिटी या बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम जो आप बोलते हो, या फिर कॉन्ग्रुएंसी, या फिर पाइथागोरस। समझ में आया कि आपको ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री दोनों का एस्पेक्ट आपको समझ में आ रहा है? दोनों का मिला जुला स्वरूप आपको, देखो आपको ट्रिग्नोमेट्री में साइन 45 डिग्री ऐसा सवाल तो नहीं आएगा, वो 10th में खत्म हो जाए, आपको एप्लीकेशन वाला आएगा। तो क्या आप ये समझ पा रहे हो कि जहां पे भी लेंथ निकालने की बात आए या एंगल निकालने की बात आए, भाई साहब मुझे ट्रिग्नोमेट्री यूज कर या फिर मुझे बेसिक ज्योमेट्री यूज कर। क्लैरिटी है ये? तो यही सब हम करते हैं। तो ये क्लियर होना चाहिए बच्चे के दिमाग में, और ये अप्लाई करो। 10th स्टैंडर्ड का बेसिक्स है, कुछ खास नहीं है, डरो मत। ठीक है, 10th स्टैंडर्ड का बेसिक है, सब कर सकते हो। ठीक है, सिर्फ इतना याद रखना कि ट्रिग्नोमेट्री यूज कब करेंगे? इधर लेंथ निकालने के लिए, एंगल निकालने के लिए। और इनफैक्ट मैं बताऊं आपको, ट्रिग्नोमेट्री ज्योमेट्री सब टेकन अपार्ट, लेकिन इन दोनों में से अगर आप मुझसे पूछोगे सबसे ज्यादा पावरफुल है ट्रिग्नोमेट्री एंगल या लेंथ निकालने में। क्योंकि मोस्टली आप ट्रिग्नोमेट्री का ही सहारा लेते हो जितने भी फिजिक्स के प्रॉब्लम है, मोस्टली। अब ज्योमेट्री का सहारा आप कहां लेते हो? सबसे ज्यादा ज्योमेट्री का सहारा कहां लेते हो बताओ? कौन से चैप्टर में फिजिक्स ज्योमेट्री का सहारा लिया आप? सबसे ज्यादा कौन सा चैप्टर फिजिक्स का? बोलो बोलो, कौन सा चैप्टर फिजिक्स का में जहां पे ज्योमेट्री के बिना काम नहीं चल सकता? बोलो वो चैप्टर का नाम। भूल गए तुम? हाँ, वेरी गुड। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, नाम से ही पता चल रहा है पूरा ज्योमेट्री है। पूरा सिमिलैरिटी भर भर के यूज होता है। याद करो ऐसे क्वेश्चंस कि कितना साइज ऑफ द मिरर होना चाहिए कि आपको अपनी पूरी इमेज दिखाई दे जाए। याद है? कितना साइज ऑफ द मिरर होना चाहिए कि आपको आपके पीछे वाला वॉल पूरा दिख जाए? याद है? याद है? पूरा ज्योमेट्री से हुआ था वो। यू रिमेम्बर? पूरा ज्योमेट्री था वो। यू रिमेम्बर? आपको समझ आ रही है बात? वेरी गुड। तो ये एस्पेक्ट आपको क्लियर होना चाहिए। तो जब मैं बोलूं ट्रिग्नोमेट्री का मेन काम है लेंथ निकालना या एंगल निकालना, तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि भैया अपने को समझ में आ गया है। अब देखो, अब मैं आपको देखो लिंक कराता हूँ। आपने एक चैप्टर किया था स्टैंडर्ड 10th में, हाइट्स एंड डिस्टेंसेस, याद है? स्टैंडर्ड 10th में मेट्रिकुलेशन की बात, याद है? हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। तो हाइट्स एंड डिस्टेंसेस चैप्टर आपको अच्छा लगता था? वहां पे याद करो, आप ट्रिग्नोमेट्री की मदद से लेंथ या एंगल निकालते थे, याद है? एक रोड में एक आदमी चला जा रहा है, उसका शेडो का लंबाई क्या होगा, एटसेट्रा एटसेट्रा, इस टाइप की चीजें, याद है? हाँ, क्लियर है? हाँ, याद है सर। गुड। तो देखो, अब देखो, ये हो गया। अभी हम थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं यहाँ पे कि बेसिकली जो ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री में कैसे सवाल आएंगे, चलो देखते हैं भैया क्या है क्या नहीं। देखते देखो, सपोज मैं ऐसा दे दूं, देखो ये एंगल मैं दे रहा हूँ 30 डिग्री, इसका लेंथ है 40 मीटर, आपको बाकी दो लेंथ निकालने हैं। फाइंड अदर लेंथ, जल्दी। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ, देखो जल्दी निकालो बाकी के लेंथ भाई, खटाखट फटाखट बोलो।
सभी अननोन साइड्स के लेंथ निकालो, फाइंड लेंथ ऑफ ऑल अननोन्स, फाइंड लेंथ ऑफ ऑल अननोन्स। यही सवाल यहाँ पे भी है, फाइंड लेंथ ऑफ ऑल अननोन्स। यही आप करते हो एक्चुअली, सबसे ज्यादा यूजफुल यही चीज है। ठीक है, चलो 40, ये क्या है 30 डिग्री। क्या यूज करोगे, सपोज आपने यूज किया sin 30, sin 30 यूज करोगे, ये 30 का ऑपोजिट, ये परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री है। ठीक है, तो sin 30 इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कितना है 40, हाइपोटेन्यूज कितना है AB, तो AB आ जाएगा 40 बाय sin 30 डिग्री विच इज हाफ, तो ये आ जाएगा 80 मीटर। तो AB की वैल्यू आ गई 80 मीटर। अब AB की वैल्यू 80 मीटर है, तो CB निकालने के लिए आपके पास दो रास्ते हैं। CB निकालने के लिए क्या दो रास्ते हैं बोलो, CB निकालने के लिए क्या दो रास्ते हैं, इधर आप ट्रिगो यूज करो या फिर आप पाइथागोरस लगा लो। ठीक है, आप बोलो ट्रिगो अगर यूज करें तो ये निकालने के लिए, BC निकालने के लिए क्या तरीका है, आप बहुत सारी चीजें यूज कर सकते हो। सपोज आप यूज करो cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज विच इज 80, तो BC की वैल्यू आ जाएगी 80 cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री की वैल्यू √3/2, तो क्या आ गया 40√3, तो BC की वैल्यू 40√3 आ गई। क्या क्लैरिटी है ये, √3/2 40√3 आएगा ना भाई। अच्छा, तो दूसरे का आंसर बोल रहा है क्या, कोई बात नहीं, क्या क्लैरिटी आ गई। अच्छा, कोई बच्चा बोलेगा नहीं सर मैं तो tan 30 यूज करूंगा, कर ले, tan 30 डिग्री इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर 40 है, बेस क्या है नहीं निकालना है, इज द बेस, बेस इज BC, राइट, दैट इज BC विल बी इक्वल टू 40 बाय tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री कितना होता है 1/√3, क्या 40√3 आ गया, तो कुछ भी यूज कर लो। अब बोलेगा बच्चा पाइथागोरस, पाइथागोरस देख लो, ये 80 है ये 40 है, तो पाइथागोरस से BC की वैल्यू क्या अंडर रूट ऑफ 80 स्क्वायर माइनस 40 स्क्वायर नहीं होगी एवरीवन, तो क्या ये वैल्यू आ जाएगी 80 स्क्वायर माइनस 40 स्क्वायर, 80 प्लस 40 120, 80 माइनस 40 इज 40, तो 120 को देखो ध्यान से, कैलकुलेशन देखो 40, 120 को लिखना है 40 इंटू 3, तो क्या ये रिजल्ट आपका आ गया 40√3। तो कुछ भी करो आपको आपका आंसर मिलता है, बोलो हाँ या ना। क्या ये सब करना आता है सबको, क्या इतना ट्रिग्नोमेट्री आता है, बोलो हाँ या ना। क्या क्लैरिटी है, सर पाइथागोरस टेक्स लॉन्ग टाइम एंड कैलकुलेशन, बराबर, आई अंडरस्टैंड। So Pythagoras takes long time in calculation. Very good observation you are having. But many a times Pythagoras helps. क्योंकि अगर एंगल नहीं दिया रहे, दो साइड दिया रहे, एक 90 डिग्री आपको पता है, तो आपके पास पाइथागोरस थ्योरम छोड़ के कोई उपाय नहीं है, राइट, राइट, आपके पाइथागोरस थ्योरम छोड़ के कोई उपाय नहीं है, यू हैव टू डील ओनली विद पाइथागोरस दैट वे। ठीक है ना, समझ में आई बात। अच्छा, अब देखो, अब दूसरा वाला सवाल देखो, दूसरा वाला सवाल देखो, दूसरा वाला सवाल में देखो, ये 90 डिग्री अच्छा जी, ये 60 डिग्री अच्छा जी, ये 60 डिग्री अच्छा जी, ये 90 डिग्री अच्छा जी, ये 30 डिग्री अच्छा जी, बहुत बढ़िया। अब सारे अननोन निकालने, मैं क्या नामकरण कर देता हूँ, ABCD, चलो जो जो निकालना है सब सब देखते हैं। देखो ध्यान से, सबसे पहले मैं AC के बारे में सोचता हूँ, AC निकालने के लिए मैं कौन सा ट्रायंगल देखूं, देखो मैं एकदम बेसिक जो सवाल पूछ रहा हूँ बोलना, AC निकालने के लिए मैं कौन सा ट्रायंगल देखूं, ABC या ADC, AC निकालने के लिए कौन सा ट्रायंगल देखूं, ABC या ADC, सोच समझ के जवाब देना, ABC या ADC, दोनों में से कुछ भी यूज कर लो सर, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये जवाब होना चाहिए, दोनों में से कुछ भी यूज करो, ये सही जवाब है, दोनों में से आंसर आ सकता है भाई, ABC क्यों, ADC भी आ सकता है। देखो मैं ट्रायंगल ADC में दिखाता हूँ, ट्रायंगल ADC देखो, ADC में क्या आप बोल सकते हो, cos 30 डिग्री इज इक्वल टू बेस, बेस इज AC अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज इज 8, तो AC की वैल्यू क्या आ जाएगी 8 इंटू cos 30 डिग्री विच इज √3/2, क्या आपका आंसर आया 4√3 एवरीवन, क्या 4√3 आंसर आया एवरीवन, थोड़ा फास्ट प्लीज, करेक्ट, वेरी गुड। अच्छा, कोई बच्चा बोलेगा नहीं सर मैं जो ट्रायंगल ABC यूज करना, मैं कुछ बता रहा हूँ उसको सीखो, आप ऐसा मत बोलना कि ABC यूज कर सकते हो, सोचो कुछ भी ट्रायंगल से भी यूज कर सकते हैं भाई। अब इसमें देखो, इसमें भी मैं अगर देखूं cos 30 डिग्री, सॉरी इसमें cos 30 डिग्री करूंगा तो फायदा नहीं होगा, क्योंकि मुझे बेस निकालना है, हाइपोटेन्यूज मुझे पता नहीं है यहाँ किस ट्रायंगल में, ट्रायंगल ABC में, तो मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर है 4, बेस है AC, तो AC की वैल्यू आई 4/tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इज 1/√3, क्या आपको आपका रिजल्ट 4√3 मिला, मुझे यही सिखाना है आपको। क्या क्लैरिटी है ये एवरीवन, प्लीज बी वेरी कंफर्टेबल अबाउट इट। अभी आप सॉल्व करते रहो, क्या सब निकल के आ गया, AC की वैल्यू आ गई, AC की वैल्यू कितनी है 4√3, अच्छा जी। अब AC की वैल्यू 4√3 है, तो आप चाहो तो पाइथागोरस से ये निकाल लो ये भी, या फिर ट्रिग्नोमेट्री से निकाल लो, कोई फर्क नहीं चलता पड़ता, और अगर आप चाहो तो CD की वैल्यू भी निकाल लो, पाइथागोरस से निकाल लो, या आप क्या बोलते हैं
ट्रिग्नोमेट्री से निकाल लो, जिससे आपको मन आप निकाल लो। क्या क्लैरिटी है ये एवरीवन? क्या बात समझ में आई है एवरीवन? क्या क्लियर है? क्या क्लियर है? क्लियर है, 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 क्लियर है। अच्छा, अब मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुनो ध्यान से। जो मैं बोल रहा हूँ शायद आपने ध्यान नहीं दिया होगा। अच्छा, मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, क्या ट्रायंगल एबीसी, सुनना, बहुत गहरी बात बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। ट्रायंगल एबीसी, क्या ये सिमिलर है ट्रायंगल एडीसी से? सिमिलर, सिमिलर, सिमिलर है क्या? है क्या? गुड है। एंगल 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 से, वेरी गुड। एंगल 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 से, कॉन्ग्रुएंट नहीं, सिमिलर, 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 कॉन्ग्रुएंट नहीं बेटा। कॉन्ग्रुएंट मतलब होता है डिट्टो सेम, सिमिलर मतलब होता है इक्विवेलेंट, शेप सेम होगा, साइज सेम नहीं होगा, उसको बोलते हैं सिमिलर। एंगल एंगल एंगल, देखो ट्रायंगल एबीसी में, सुनना ध्यान से, और ये ट्रायंगल एडीसी, सुनना मैं बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ। ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल एडीसी में क्या मैं बोल सकता हूं? एंगल बीएसी इज इक्वल टू एंगल डीएसी, एंगल एसीबी इज इक्वल टू एंगल एसीडी। दो एंगल इक्वल हो गए तो तीसरा एंगल तो इक्वल होना ही होना है। तो देखो, ये एंगल के बराबर, ये एंगल के बराबर, तो ये वाले एंगल के बराबर तो होगा ही। याद करो, आपने पढ़ा था, इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन। If two triangles are similar, ratio of corresponding sides are in proportion. याद है? याद है? याद है? याद है? हाँ सर, हाँ 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 हाँ, पढ़ा था, करेक्ट। तो अब देखो, इस ट्रायंगल एबीसी में, सुनना ध्यान से, मैं यहाँ पे कुछ कर रहा हूँ, ठीक है? सुनना, मेरे पास जगह नहीं है, मुझे नेक्स्ट पेज जाना पड़ेगा। क्या सबने ये लिख लिया एवरीवन? आर यू फाइंडिंग दैट एप्लीकेशन वाला पार्ट आपके दिमाग में बार बार हिलोरे ले रहा है? हाँ यार, ये एप्लीकेशन अपने को समझ में आना चाहिए। क्या बात समझ में आ रही है? मैं फिर से बोल रहा हूँ, फिजिक्स इसलिए नहीं आता क्योंकि मैथ्स नहीं आता, क्योंकि वेक्टर्स नहीं आता, क्योंकि बेसिक्स ऑफ कैलकुलस नहीं आता, इसीलिए फिजिक्स नहीं आता। अदरवाइज फिजिक्स नहीं आने का कोई रीजन नहीं है। क्या बात समझ में आ रही है? हाँ, अब मुझे बताओ, क्या आप मुझे वो रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो लिख के दिखा सकते हो दोनों ट्रायंगल में? ये दोनों ट्रायंगल में वो रेशियो लिख के दिखा सकते हो क्या तुम मुझे? मैं दूसरे पेज में जा रहा हूँ, देखो। देखो, ये 4 मीटर, ये 8 मीटर, ये 4√3 आ गया था, कोई बात नहीं। ये 90 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, देखो ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री था, ये 60 डिग्री था। ऐसा ही था ना अपना सवाल? देखो ध्यान से, यही था ना, डेटा यही लिया था। हाँ, चलो कोई बात नहीं, देखो ध्यान से यहाँ पे। अभी देखो, अगर मैं वो प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लिखूं, मैं यहाँ पे ट्रायंगल का नामकरण करता हूँ, देखो ए बी सी डी, देखो ए बी सी डी, यही है ना? एक सेकंड चेक कर लो, हाँ बिल्कुल सही। रेशियो ऑफ कॉस्मेटिक प्रोपोर्शन, देखो मैं ट्रायंगल ए बी सी के साइड्स को न्यूमरेटर में रखूंगा और ट्रायंगल ए सी डी के साइड्स को डिनोमिनेटर में रखूंगा, ये मैंने डिसाइड कर लिया। देखो, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का मतलब क्या होता है? जो एंगल इक्वल है उनके ऑपोजिट के साइड्स होते हैं कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। तो अगर ये 30 डिग्री ये 30 डिग्री के बराबर है, तो ये 30 डिग्री के ऑपोजिट में ट्रायंगल एबीसी में कौन सा साइड है? 4 मीटर। 4 डिवाइडेड बाई सी डी इज इक्वल टू 60 डिग्री के ऑपोजिट में क्या है? 4√3। और ये कितना है? ये भी है 4√3 इज इक्वल टू 60 डिग्री के ऑपोजिट में, सॉरी 90 डिग्री के ऑपोजिट में छोटे वाले ट्रायंगल में कितना है? छोटे वाले ट्रायंगल में है ए बी, और बड़े वाले ट्रायंगल में कितना है? 8। देखो सी डी की वैल्यू आएगी 4 मीटर, अगर आप ये वाला रेशियो देखते हो,
और ए बी की जो वैल्यू है वो आएगी 8 मीटर, अगर आप ये वाला रेशियो देखते हो। क्या बात समझ में आई है एवरीवन? क्या क्लियर है? अब इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, ये 4 है, ये 4√3 है, इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है। पाइथागोरस लगा के देखो तो 4 स्क्वायर प्लस 4√3 का होल स्क्वायर, इज इट अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर 1 प्लस 3? हाँ, तो क्या ये हो गया? सॉरी, मैंने सही किया, 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इंटू √3 का होल स्क्वायर। तो ये कितना आया? ए बी की वैल्यू कितनी आई? ए बी की वैल्यू कितनी आई? 8 मीटर आ रही है। ए बी की वैल्यू 8 मीटर आ रही है क्या? हाँ, ये देखो 4 स्क्वायर और 1 प्लस 3 4, अंडर रूट ऑफ 4 क्यूब, तो अंडर रूट ऑफ 64 आ गया ये। 64 अंडर रूट ऑफ 64, डोंट यू थिंक इट विल गिव मी 8? तो देखो आपको पाइथागोरस से भी 8 ही मिला। क्या बात समझ में आई है? आपको पाइथागोरस से भी 8 ही मिला, लेकिन आप यहाँ पे पाइथागोरस को अवॉइड कर सकते थे बहुत सिंपली, अगर आप ये रियलाइज कर लेते कि बेटा यहाँ पे सिमिलैरिटी लग सकता है। क्या बात समझ में आई? काम आसान होता है, कैलकुलेशन कम होता है। क्या आपको समझ आ रही है मैं क्या क्या बकवास कर रहा हूँ? एवरीवन, आर यू गेटिंग अ फील ऑफ थिंग्स? नहीं आया, फील नहीं आया? ये समझ आया कि नहीं यार? सब लोग बात करें, डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? तो ये आपको अगर रियलाइजेशन हो जाए कि भाई साहब, अगर मैं ये देख लूं कि बेटा ये दो ट्रायंगल सिमिलर है, ठीक है, तो ये क्या बोलते हैं, इसमें ट्रिग्नोमेट्री या पाइथागोरस लगाने की जरूरत ही नहीं है भाई। ये तो सिंपली इससे होता है, क्या बोलते हैं, बेसिक प्रोबेबिलिटी थ्योरम या सिमिलैरिटी, है या ना? हाँ यार, क्या बात है, क्या बात है, एकदम एकदम होता है, एकदम होता है, एकदम होता है। गुड, गुड, एकदम होता है। तो अब ये ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा सा सेक्शन बचा हुआ है दोस्तों, उसे मैं कंटिन्यू करूंगा। कल आप ब्रेक लीजिए, कल मैं कोई क्लास नहीं ले रहा हूँ। रीजन बीइंग कि अभी बच्चे का इन्फ्लक्स है, अभी बहुत से बच्चे डिसाइड नहीं कर पाए। कल आपका एनटीए का आपका आंसर की भी आएगा, तो मैं कल का दिन आपको ब्रेक दे रहा हूँ। मंडे से हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का बचा हुआ पोर्शन। जो मंडे को मैं बात करूंगा वो शानदार चीज होगी, ट्रस्ट मी, आपको बहुत अच्छा लगेगा। सर वर्कशीट दे दो, सुनो, वर्कशीट आपको वेक्टर से मिलना शुरू होगा। ये सब का कोई वर्कशीट की जरूरत नहीं है, आप वेक्टर्स पे आ जाओ, मैं आपको वर्कशीट दे दूंगा। वेक्टर्स, डिफरेंशिएशन, कैलकुलस, सब की वर्कशीट्स आपको दे दूंगा। लेकिन अभी अभी आप फिलहाल क्या करो, जितना मैंने बताया उसी के ऊपर सोच विचार करो, ठीक है? इस पे आपको कुछ जरूरत नहीं है, ठीक है? देखिए, आप में से बहुत से बच्चों का क्वेश्चन आ रहा है, सर ऑफलाइन क्लास कब हो रहा है? सुनो ध्यान से, जस्ट होल्ड फॉर अ मोमेंट।